जी, तो बात हो रही थी डेटाबेस सिम सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस सिस्टम को हम देख रहे थे, तो मैंने बता रहा था आपको कि एंटरप्राइज़ डेटाबेस यानी सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस आपका एक जगह पर रिज़ाइड कर रहा होता है और बाकी सारे सिस्टम्स इससे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है? वाया लिंक्स, किसी न किसी लिंक के थ्रू, ठीक है? तो क्या होता है कि अगर कोई एक सिस्टम लाइक दिस वन, ठीक है, कोई एक सिस्टम जो है किसी रिकॉर्ड को, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को किसी टाइम पर एक्सेस करता है और उसको स्टोर कर देता है दोबारा से वापस, ठीक है, मीन्स के अपडेट करता है या चेंजेस लगाता है या कोई नया चीज़ इंसर्ट करता है, ठीक है, कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता है, तो वो नया रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट जब कर देगा तो वो इसी जगह पर इंसर्ट होगा। इसी तरह से कोई अगर ये जो सिस्टम है, दूसरा सिस्टम जो है कोई और पीसी है, मैं इनको कह देता हूँ कि ये पीसी वन है, ये पीसी टू है। अब पीसी वन ने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को उठाया और उसको अपडेट कर दिया, तो वो अपडेट जब कर देगा तो अपडेशन के बाद, ठीक है, अपडेशन के बाद क्या होगा, वो सबको नज़र आएगा एक ही चीज़, ठीक है, वो एक ही चीज़ बाकी सबको भी नज़र आएगी जब वो एक्सेस करेंगे किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को या उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को जिसको पीसी वन ने चेंज किया है। तो इस सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है कि आपका डाटा एक ही जगह पे पड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ एक जगह पड़ा है, बाकी सबको उससे एक्सेस करना है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल फॉर्म है इसकी, ये पुरानी फॉर्म है, इसको इसी तरह से यूज़ की जाती है और आजकल भी यूज़ होती है ये ऐसी। All data functionality apps are located on one machine, यानी कि एक ही मशीन के ऊपर तमाम के तमाम डाटा पड़ा होता है, उसकी फंक्शनैलिटी बड़ी होती है, तमाम के तमाम एप्लीकेशन उसकी बड़ी होती हैं, सारा कुछ उसका एक ही मशीन के ऊपर पड़ा होता है, ठीक है, और उसको कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोच आपके पास जो आ जाती है, यहाँ आर्किटेक्चर आ जाता है, वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर क्या होता है कि इन्वॉल्व अ क्लाइंट एंड अ सर्वर। इसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है, ठीक है, सर्वर का क्या मतलब है, जो कि एक हैवी मशीन है जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करिए, इसमें टिपिकल नॉर्मली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो एक ही बड़ा हैवी सर्वर है, ठीक है, इसको हम डेटाबेस सर्वर भी कह सकते हैं। तो डेटाबेस सर्वर के अंदर आपका डेटाबेस रिजाइड कर रहा है या पड़ा हुआ है, स्टोर है, तो उसको एक्सेस करने का तरीका क्या है, अब उस सर्वर के अंदर हमारी फाइल्स पड़ी हैं, डेटाबेस पड़ी है, तो क्लाइंट्स जो हैं वो उस सर्वर के साथ जुड़ेंगे और फिर उसको एक्सेस कर पाएंगे। क्लाइंट्स कौन से हैं, कोई भी पीसी या कोई वर्क स्टेशन बेसिकली एक हैवी कंप्यूटर होता है या पावरफुल कंप्यूटर होता है निस्बतन आपके पर्सनल कंप्यूटर के। पर्सनल कंप्यूटर में आपके पास नॉर्मली 8 GB तक रैम आती है और इसमें वर्क स्टेशन में नॉर्मली जो रैम होती है आपके पास वो भी 16 16 GB तक होती है। तो ये वर्क स्टेशन है। तो वर्क स्टेशन जो है वो और एक नॉर्मल पीसी वो भी कनेक्ट हो सकता है एज ए क्लाइंट और वो सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। सर्वर जो है फिर आगे वो बेसिकली क्या है, एक पावरफुल कंप्यूटर है दैट कैन मैनेज फाइल्स प्रिंटर एंड ईमेल्स। एक ऐसा कंप्यूटर है पावरफुल है जो कि आपके फाइल्स को जो कि उसके पास पड़ी हुई हैं उनको मेंटेन कर रहा है, मैनेज कर रहा है, प्रिंटर्स को मैनेज कर रहा है, ईमेल्स को मैनेज कर रहा है, वगैरह वगैरह। सर्वर के डिफरेंट काम होते हैं। So client interacts server when additional functionality doesn't exist in its own machine. क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो सर्वर के साथ इंटरेक्ट करता है उस वक्त जब वो उसके पास कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट होती है। जब उसके पास वो फंक्शनैलिटी अपने पास नहीं है तो वो फिर अपनी यानी कि वो मशीन के पास जाता है, यानी कि सर्वर के पास जाता है, उनसे पूछता है या उनसे इंटरेक्ट करता है। ये बेसिकली आपका यूज़र इंटरफेस है, यानी कि क्लाइंट है, बीच में आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आ गए और बीच में ये डेटाबेस सर्वर है। डेटाबेस सर्वर बेसिकली क्लाइंट जो है वो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की होते हुए आपके डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने फेसबुक जो है आपका अकाउंट फेसबुक का या वटेवर कोई भी अकाउंट है ऐसा, तो आप उससे लिंक कर रहे होते हैं यूजिंग योर फेसबुक एप्लीकेशन, ठीक है। आप डायरेक्टली फेसबुक के सर्वर्स के साथ या फेसबुक के डेटाबेस सर्वर के साथ लिंक नहीं हो, आप फेसबुक को यूज़ करते हुए उसके साथ लिंक हो रहे हो, तो वो एप्लीकेशन प्रोग्राम का काम करेगी बीच में, ठीक है। तो अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर की। डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है, ये बिल्कुल आपके सेंट्रलाइज के उल्ट है। सेंट्रलाइज में क्या होता है कि एक ही जगह पर आपका सारा डाटा पड़ा हुआ है,
डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या होता है कि डिसेंट्रलाइजेशन को ख़त्म किया गया, डिसेंट्रलाइज फंक्शनलिटी है, डाटा को मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। स्टोरेज कंप्यूटर्स आर एट डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस, यानी कि आपका जो एंटरप्राइज मेन डेटाबेस है वो कुछ फ्रेगमेंट, उसका कुछ हिस्सा जो है किसी एक सिस्टम में पड़ा है, कुछ हिस्सा उसका किसी और सिस्टम में पड़ा है, कुछ कहीं पे है, कुछ कहीं पे और कुछ कहीं पे, यानी फ्रेगमेंट्स पड़े हुए हैं उसके कुछ कहीं कहीं पे। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये तीन अप्रोच चीज़ें, सेंट्रलाइज, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और इसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर। तो ये तीन आपके पास आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फ़ायदे क्या है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस लिए हम यूज़ करते हैं, इसका फ़ायदा क्या हुआ। आमतौर पे कंट्रोलिंग डाटा रिडेंसी। होता क्या है कि बच्चे, जब आप डाटा फाइल्स में मेंटेन करते हो ना, या अपनी कॉपियों पे मेंटेन करते हो, तो डाटा बार बार हो सकता है एक ही डाटा आपको बार बार देखने को मिले, एक ही रिकॉर्ड आपको बार बार देखने को मिले। तो इसको कहते हैं रीडेंडेंट डाटा, यानी कि बार बार आने वाला डाटा, ठीक है। तो डाटा बार बार आएगा, तो किसी एक जगह पे मैंने उसको क्रॉस करके चेंज कर दिया, फर्ज करें सपोज करें कि बेटा, अगर आप किसी शॉप पे जाते हो और कहते हो कि मुझे एक आप उससे कुछ सामान खरीद लेते हो, ठीक है। जब आप उससे कुछ सामान खरीद लेते हो, तो खरीदने के बाद क्या होता है, आप कहते हो कि भाई ये मेरे खाते में लिख दो, ठीक है। इसको मेरे खाते में लिख दो। खाते में मतलब कि आपने उस उधर ना एक अपना अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है, जिसको आप खाता कह रहे हो, और आप कहते हो कि मेरे अकाउंट में लिख दो, मेरा नाम पता लिख दो, और कह दो कि मैंने जो है ना वो इतने इतने लिए थे, यानी कि ये सामान इतनी डेट को लिया था, उतने पैसों का लिया था, महीने बाद मैं इसका बिल पे कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ आपने उसके साथ की। अब उसने ये अपने पास कॉपियाँ पड़ी हुई हैं, उसके पास उसने एक कॉपी में लिख दिया, फिर दूसरी कॉपी में भी लिख दिया, 2 कॉपियाँ फर्ज़ करो उसके पास पड़ी हुई हैं, या 3 कॉपियाँ उसके पास पड़ी हैं, यानी मुख्तलिफ जगहों पे उसने अपना डाटा ऐसे स्टोर कर लिया कि इस बंदे ने ये रखा है, ये इतने सामान लिया था, इतना सामान लिया था, फलाँ 2-3 जगहों पे उसने लिख दिया। अब 2-3 जगहों पे उसने लिखा है, तो मुमकिन है कि वो 1 माह बाद आपको पैसे दे जाता है। तो उसने क्या किया, उसने एक जगह पे क्रॉस किया कि भाई ये बंदा पेमेंट कर चुका है, तो मैंने लिख दिया है। बाकी 2 जगहों पे इसको लिखना याद ही नहीं रहा। तो क्या हो गया, डाटा इनकंसिस्टेंसी भी आ गई और डाटा रिडंडेंट भी हो रहा है। यानी कि डाटा को रिपीट होना बार-बार एक जगह से एक से ज़्यादा जगह पे रिपीट होना डाटा रिडंडेंट कहलाता है। यानी कि दोबारा से रिडंडेंट हो रहा है डाटा। यानी उसको मुख्तलिफ कॉपीज़ एक से ज़्यादा जगह पे पड़ी हुई हैं। और जब आपने उसको क्रॉस कर दिया है, सिर्फ एक जगह पे, बाकी जगहों पे क्रॉस नहीं किया, तो डाटा इनकंसिस्टेंट हो गया, मतलब कि गलत हो गया। एक जगह पे डाटा था, दूसरी जगह पर भी आपको करना चाहिए था, तीसरी जगह पर भी आपको करना चाहिए था, तीनों जगहों पे ही करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया, ठीक है। तो ये इनकंसिस्टेंट डाटा हो गया। आपको नहीं पता चला कि कहाँ पे उस बंदे ने दिया भी उधार है कि नहीं दिया, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, आपको नहीं पता, या फिर आपके लिए ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग डाटा रिडेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है कि डाटा इज रिकॉर्डेड इन ओनली वन प्लेस इन द डेटाबेस एंड इट इज नॉट डुप्लीकेटेड। यानी कि डाटा जो है सिर्फ एक जगह पर रिकॉर्ड किया जाएगा डेटाबेस के अंदर, और उसको डुप्लीकेट नहीं किया जाएगा, मुख्तलिफ जगहों पे डुप्लीकेट नहीं होगा वो डाटा, ठीक है। और डाटा कंसिस्टेंसी क्या होती है, data items appear only once and the updated value is immediately available to all users। क्या होता है कि डाटा जो है ना आपका, आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। डाटा आइटम्स अपीयर ओनली वंस, यानी एक बार नजर आ रहा है। मन मीन्स कि अगर आपका नाम है मोहम्मद अली, ठीक है, आप भी बीए में पढ़ रहे हो या बीएससीएस में पढ़ रहे हो, जिस सेक्शन में पढ़ रहे हो, सेक्शन बी में पढ़ रहे हो, ठीक है, जिम्स में पढ़ रहे हो, वगैरह वगैरह। अगर ये आपको एक जगह पे नजर आए तो ठीक है। अगर एक से ज्यादा जगह पे नजर आएगा, या फिर ये फर्ज करो 2-4 जगहों पे नजर आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। अगर आपको चेंज करना है तो किस जगह पे चेंज करोगे, 3-4 जगहों पे जाके चेंज करना पड़ेगा, तो ये बेटर अप्रोच नहीं है। बेटर अप्रोच ये है कि आप एक ही जगह पे रह के उसको चेंज करो, ठीक है, और एक ही चीज़ नज़र आनी चाहिए सबको। मीन्स के डाटा जो है ना आपको एक बार नज़र आए, ठीक है, और अगर आप उसके अंदर कोई चेंजेस करो भी ना,
तो वो सारे यूजर्स जितने भी उसको यूज कर रहे हैं वो सबको नजर आने चाहिए। फर्ज करें आप मुझे कहते हैं कि सर मैंने अटेंडेंस लगानी थी, आपने मेरी अटेंडेंस लगाई, कल की अटेंडेंस मेरी आपने नहीं लगाई, आपने एब्सेंट लगा दिया, मैं प्रेजेंट था, तो मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ और मैं कहता हूँ ठीक है मैंने प्रेजेंट कर दिया, लेकिन मैनेजमेंट को वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, आप उनको एब्सेंट ही शो हो रहे हो, तो इसको डाटा इनकन्सिस्टेंसी कहेंगे। ठीक है, होना क्या चाहिए, मैंने यहाँ से चेंज किया तो वो बाकियों को भी यानी मैनेजमेंट को भी नजर आना चाहिए कि जो मोहम्मद अली है वो प्रेजेंट था। ठीक है, और अब उसका डाटा जो है पहले एब्सेंट था, अब वो प्रेजेंट हो गया, अब वो उसका डाटा चेंज हो गया। ठीक है, यानी कि जैसे ही मैं डाटा के साथ कोई भी छेड़खानी करता हूँ, कोई भी वैल्यू चेंज करता हूँ, तो वो बाकी सारे यूजर्स को नजर आनी चाहिए फौरी तौर पे, या फिर अगर वो उस टाइम पे देखना चाहें तो वो फौरी तौर पे उनको भी नजर आती है, ये नहीं कि उनको नजर ही ना आए, वो अपने रिकॉर्ड पे उनको अलग से चेंज करना पड़े, तो ये एक बुरी चीज़ है। ठीक है, आप एक बार डाटा को चेंज करो और वो आपको नजर आ जाना चाहिए, या फिर सबको नजर आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं कंट्रोल ओवर कंकरेंसी। ठीक है, इन a computer file based system in updating one may override the value recorded by others। ठीक है, कंट्रोल ओवर कंकरेंसी, ये जो मैं बात बता रहा था आपको कि फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर अगर किसी चीज़ को आप अपडेट करते हो तो हो सकता है कोई बंदा किसी और रिकॉर्ड कोई भी जो रिकॉर्ड है उसको ओवरराइड कर दे। ठीक है, वन में ओवरराइड द वैल्यूज रिकॉर्डेड बाय अदर्स, हो सकता है कि वो किसी और यूजर ने उसको चेंज किया था। फर्स्ट करें शॉप के अंदर कोई दो ऑनर्स हैं, तो किसी एक ऑनर ने उसकी फाइल को यानी कि उसके खाते को एक्सेस करके, जो मैं लास्ट एग्जांपल आपको बताई है कि जो शॉप ओनर है उसके पास दो तीन फाइल्स पड़ी हुई हैं, तो उसने क्या किया किसी एक फाइल को उठा के उसकी वैल्यूज को चेंज कर दिया, तो ये मे भी हो सकता है कि जो पहले चेंज किया हुआ है उसके ऊपर भी ओवरराइट हो जाए। तो ऐसा मुमकिन है कि फाइल बेस्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जब आप किसी फाइल को चेंज करते हो, ठीक है, तो ओवरराइट हो सकता है, डाटा क्या होगा ओवरराइट होगा, वैल्यूज जो है वो ओवरराइट हो जाएंगी। बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस, बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस में क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट द बैकअप ऑफ डाटा एंड रिस्टोर डाटा इफ रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक फंक्शन होता है जिसमें हम डेटाबेस का रिकॉर्ड या फिर जो डेटाबेस का जो बैकअप है वो ले सकते हैं, ऑटोमेटिकली ले सकते हैं। बैकअप का क्या मतलब हुआ, बैकअप का मतलब ये है कि हम अपने रिकॉर्ड को उसकी एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट कर रहे हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाता है, किसी तरह का कोई मसला हो जाता है, तो हम अपने डाटा को फिर दोबारा से रिकवर कर सकें। ठीक है, बैकअप इसलिए लिया जाता है, बेसिकली ये एक कॉपी है, आपके डाटा की हू बहू कॉपी है, कॉपी क्रिएट कर दी जाती है, हर दिन क्रिएट की जाती है, बैंक्स में हर दिन की जाती है, अक्सर हर ट्रांजैक्शन के बाद भी कर दी जाती है, लेकिन नॉर्मली एक दिन की जाती है रोज़ाना के बेस पर। तो डेली बैकअप लिया जाता है ताकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं बैंक में, मैं अगर बैंक की एग्जांपल दूं आपको, तो बैंक में जितने भी ये ट्रांजैक्शन होती हैं उसका बैकअप लिया जाता है रोज़ाना, रोज़ उसका शाम को बैकअप ले लिया जाता है, ताकि अगर कोई मसला होता है, ठीक है, अगर कोई मसला हो जाता है, लाइक कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आग लग जाती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो बैकअप जो है वो हमें बचा लेगा। बैकअप से क्या होता है कि जितने भी रिकॉर्ड्स यूज़र के होते हैं कि किसके अकाउंट में कितने पैसे बने हैं, किसने क्या ट्रांजैक्शन की थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, ये सारा कुछ महफूज होगा, हम उसको दोबारा से बैकअप को रीस्टोर कर लेंगे, दोबारा से वापस ले आएंगे। ठीक है, आपका व्हाट्सएप का भी बैकअप होता है, ठीक है, व्हाट्सएप का भी होता है इस तरह से मुख्तलिफ एप्लीकेशन है उनका भी बैकअप होता है, तो ये रिकवरी होती है बेसिकली। ठीक है, डाटा इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो डाटा इंडिपेंडेंस में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट यूज द डाटा इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। डेटाबेस इंडिपेंडेंस क्या होती है कि जो आपका जो डाटा स्ट्रक्चर है ना, जिसके अंदर आपका डाटा रखा होगा, और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है,
ये दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। मतलब कि इसमें क्या है कि सेपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट यूजेस द डाटा। यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ना, जो डाटा यूज़ कर रही हैं वो डाटा, और जो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर डाटाबेस आपका पड़ा हुआ है, ये दोनों अलग-अलग रहेंगे। ये डाटा इंडिपेंडेंस के साथ ही है, ठीक है? ये नहीं कि एक ही मिला-जुला हुआ है काम है या इनकी बाइंडिंग हुई है, ऐसा नहीं। सेपरेट है, सेपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, कि डेटाबेस के अंदर किस तरह से आपका डाटा पड़ा हुआ है वो, ठीक है? और एप्लीकेशन प्रोग्राम उस डाटा को एक्सेस करता है, ठीक है? और ये चीज़ें अलग-अलग हैं, मतलब कि फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट यूजेस द डाटा, बेसिकली वो डाटा को यूज़ कर रहा है डेटाबेस के अंदर से निकाल के, ठीक है? तो ये इंडिपेंडेंस है, ये सेपरेट है, ठीक है? ये अलग-अलग होंगे, इनका आपस में कोई ऐसा लिंक नहीं होगा, ये अलग होंगे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आपकी, और आपका डाटा स्ट्रक्चर जो डेटाबेस के अंदर पड़ा हुआ है। डिसएडवांटेजेस की क्या है, नुकसान भी हैं, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट में जहाँ पे हमें फ़ायदे भी हैं, वहाँ पे नुकसान भी हैं कोई। नुकसान में क्या है? कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है? ज़ाहिर बात है, आप जब एक बेहतर चीज़ लेके आते हो, तो आपको उसकी कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। तो कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि प्रोसेसर विद द हाई स्पीड ऑफ डाटा प्रोसेसिंग एंड मेमोरी ऑफ लार्ज साइज इज़ रिक्वायर्ड। क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर जो है डीबीएमएस जो है वो भी पेड होता है, ठीक है? वो भी आपको लेना पड़ सकता है। और हार्डवेयर जो है वो भी आपको अच्छा चाहिए, तेज़ हार्डवेयर चाहिए, प्रोसेसर आपको हाई स्पीड चाहिए, और प्रोसेसिंग मेमोरी पावर जो है वो आपको वो भी अच्छी चाहिए, तब जाके आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्शन वेरी डिफिकल्ट एंड कॉस्ट मैटर्स कॉस्टली मैटर टू कन्वर्ट डाटा ऑफ ए डाटा फाइल इनटू ए डेटाबेस। क्या होता है कॉस्ट ऑफ डाटा कन्वर्शन? डाटा कन्वर्जन में ना, डाटा जो आप कन्वर्ट करते हो ना एक जगह से, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इसमें क्या होता है कि ये डिफिकल्ट है, ठीक है? और कॉस्टली मेथड है, क्योंकि डाटा जो है आपका, डाटा फाइल में होता है, वो उसको डेटाबेस में आपने कन्वर्ट करना होता है, डेटाबेस में लेकर आना है, तो ये थोड़ा कॉस्टली मेथड है। कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, यानी कि आपका ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर आपने मैनेज करना है या आपने इसको यूज़ करना है, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। हर बंदा इसको मैनेज नहीं कर सकता, ठीक है? स्टाफ की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग हमें की जा, यानी कि स्टाफ की काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ताकि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को चला सके, उसको कंट्रोल कर सके। ये टेक्निकलिटीज़ हैं बेसिकली, ये आम चीज़ नहीं है, ये टेक्निकल है। और इसमें क्या होता है कि आपका टेक्निकल स्टाफ या फिर जो स्टाफ हायर करते हो, आप उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करते हो, उसको टेक्निकल बनाते हो, और फिर उसको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देते हो, ताकि वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अच्छी तरह से जानता हो और फिर समझ सके, और फिर उसके बाद इसको कंट्रोल करे या वटेवर जो भी करना है इसको करे। अपॉइंटिंग टेक्निकल स्टाफ, ट्रेन टेक्निकल पर्सन सच एज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वही बात होगी। और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एंड डाटा एंट्री ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड टू हैंडल द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोई आम मामूली चीज़ नहीं है, इसको हैंडल करने के लिए हमें टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है, और टेक्निकल स्टाफ की भी ट्रेनिंग की जाती है, जिस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम सर्व होता है, ठीक है? और हम फिर भी क्या करते हैं कि एक्सपीरियंस लोग उठाते हैं। क्या होता है कि एक्सपीरियंस लोगों के पास ऑलरेडी ट्रेनिंग होती है, वो ऑलरेडी उनके पास एक्सपीरियंस होता है डेटाबेस को के साथ, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने का, डेटाबेस के साथ काम करने का उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो वो फिर बंदे जो होते हैं वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, कुछ एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स बनते हैं, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है, उनका काम सिर्फ डाटा को एंटर करना होता है, ठीक है? तो डाटा को एंटर करना काम भी एक डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है उसमें। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं database damage. All data is integrated to single database. If database is damaged due to electric failure or database is corrupt on the storage media, then you valuable data may be lost forever. इसमें क्या होता है? अब ये कह रहा है डेटाबेस डैमेज, सबसे बड़ा खतरा इसमें ये होता है कि बच्चे, अगर आपने किसी एक जगह पर डेटाबेस अपना स्टोर किया हुआ है, और अगर खुदा ना खास्ता कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर की वजह से आग लग जाती है, या कोई डेटाबेस आपका करप्ट हो जाता है, या कोई ऐसे ही इलेक्ट्रिक फेलियर हो जाता है, आपकी वो जो हार्ड डिस्क हैं वो बंद हो जाती हैं, या फिर वो ख़राब हो जाती हैं, कोई फेलियर आ जाता है उसमें, तो
उस सूरत में आपका जो बहुत ही कीमती डाटा है वो जाता रहेगा हमेशा के लिए। तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको आपको नहीं पता, रेड 1, रेड 2, रेड 3, ये मैंने आपको शायद पढ़ाया हुआ है। ठीक है, रेड 1, रेड 2, रेड 3 वगैरह, रिडेंट रे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क वगैरह, ये सारी चीज़ें ये उधर फिर अप्रोचेज यूज़ होती हैं ताकि इस तरह के डैमेज से बचाया जा सके। ज़ाहिर बात है, हर बीमारी का इलाज है, इस तरह से हर नुकसान का भी कोई ना कोई इलाज होता है, लेकिन वो कॉस्टली पड़ जाता है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस में कौन कौन सी एग्जांपल हैं, जो ओरेकल है, आईबीएम है, डीबी2 है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, आपके पास एमएस एक्सेस है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आती है। ठीक है, इन्फॉर्मिक्स है, सम और डेस्कटॉप बेस्ड डीएम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो है फॉक्स प्रो है, बोल्ड एंड डेटाबेस है, एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात करते हैं। ठीक है, टू दी पॉइंट बात करें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है बेसिकली? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी एक्सेस भी है, जो कि डेटाबेस बनाने के लिए, उसको क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, उन सारी चीज़ों के लिए मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, या मैनेज करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, ये बेसिकली 2007 वर्जन है इसका। आपके पास जो भी वर्जन हो, 2010 हो, 2013 हो या 16 हो, जो भी वर्जन है आपके पास, उसमें भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होगा। ये ऑफिस सूट के अंदर आता है। मैंने बताया था आपके पास ये जो पैकेज सॉफ्टवेयर है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। ठीक है, उसके अंदर आपके पास पाँच छः सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, एक्सेस है, फ्रंट पेज भी आई थिंक आता है, और आउटलुक भी आता है। ये 6-7 चीज़ें हैं आपके पास। ठीक है, तो उसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपने सीखा है, वर्ड सीखा है, पावर पॉइंट सीखा है, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है। तो इसमें क्या होता है, ये आपको डेटाबेस क्रिएट करने की इजाज़त देता है, मतलब कि अलाउ क्रिएशन ऑफ डेटाबेस फॉर एमएस विंडोज फैमिली। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फैमिली के लिए आपको डेटाबेस क्रिएट करने की परमिशन देता है ये। परमिट यूजर टू डिजाइन एंड क्रिएट कंप्लीट डेटाबेस विद अ क्विक एंड इजी डाटा एंट्री। क्या है बेसिकली, ये क्या कह रहा है, ये आपको इंतहाई आसान तरीके से आपको डेटाबेस डिज़ाइन करना और क्रिएट करना सिखा देता है, या बता देता है, अलाउ करता है। परमिट्स यूजर टू डिजाइन एंड क्रिएट अ कंप्लीट डेटाबेस विद अ क्विक एंड इजी डाटा एंट्री, यानी कि आप क्विकली एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो, उसको डिज़ाइन कर सकते हो, और उसकी डाटा एंट्री भी बड़ी इजीली कर सकते हो। डाटा एंट्री का मतलब ये होता है कि डाटा को डेटाबेस के अंदर एंटर करना। ठीक है, कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डाटा, किसी भी किस्म का आप डाटा स्टोर कर सकते हो। उसके अंदर नंबर्स हो सकते हैं, पेजेस ऑफ टेक्स्ट हो सकते हैं, पिक्चर्स हो सकती हैं, कुछ भी। इट इज टूल फॉर मैनेजिंग डेटाबेस। ये बेसिकली डेटाबेस को मैनेज करने के लिए टूल है, ये भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है। ठीक है, ये भी क्या है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये रिलेशनल है, ये आपका नेटवर्क डायग्राम नहीं, नेटवर्क डेटाबेस नहीं है, ये आपका हरारी का डेटाबेस नहीं है, ये कौन सा रिलेशनल डेटाबेस है। हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, उनमें से ये दूसरा है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग आपकी कैसे होनी है? आपने स्टार्ट बटन पे जाना है, स्टार्ट बटन पे जाएंगे तो आप एम एस ऑफिस पे जाएँ, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से विंडो आएगी, ये माइक्रोसॉफ्ट 7 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑफिस 7 की, 2007 की। तो उसमें यहाँ पे वो मुख्तलिफ चीज़ें पूछेगा कि भाई आपको कॉन्टैक्ट चाहिए, यानी कि कुछ आपको जैसे ही आप ओपन करोगे तो वो कहेगा कि भाई क्या क्रिएट करना है आपने। आपने एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है तो ब्लैंक डेटाबेस पर आप सेलेक्ट करोगे, और ब्लैंक डेटाबेस का आप नाम भी रख लोगे यहाँ पर। ठीक है, इस जगह पर आपको अपना नाम देना पड़ेगा कि डेटाबेस का आपने नाम क्या रखना है। तो स्टूडेंट के रिलेटेड डेटाबेस है तो स्टूडेंट नाम रखो उसका, टीचर के रिलेटेड टीचर नाम रख लो उसका, स्कूल के रिलेटेड स्कूल का नाम रख लो, कोई कुछ भी आप नाम रख सकते हो, इट्स अप टू यू, योर चॉइस। आप अपनी मर्जी से, लेकिन मीनिंगफुल नेम होना चाहिए आपका। ठीक है, इसके अलावा कुछ टेम्पलेट्स हैं, फीचर्ड ऑनलाइन टेम्पलेट्स हैं, यानी कि एसेट्स की है, कॉन्टैक्ट्स की है, इश्यूज की है, इवेंट्स की है, मार्केटिंग की है, प्रोजेक्ट की है, यानी कि कुछ टेम्पलेट्स बनी बनाई आपको दी जा रही हैं ताकि आप उनको यूज़ कर सको। वो बनी बनाई है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ऑनलाइन फ्री दी गई है आपको। ठीक है,
तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप अपनी भी क्रिएट कर सकते हो, ब्लैंक डेटाबेस बना सकते हो। तो वो आपने यहाँ पे नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये आता है। और नेक्स्ट आगे इसके कुछ फीचर्स हैं, वो आ जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के। वो मैं बताता हूँ आपको कि यूज़र जो है उसमें टेबल्स क्रिएट कर सकता है और उसको मैनेज भी कर सकता है, ठीक है। यू कैन डिज़ाइन रिपोर्ट्स टू प्रेजेंट डाटा, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए रिपोर्ट्स भी डिज़ाइन की जाती हैं इसमें, ठीक है। फाइल अटैच की जाती है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। डेटाबेस के अंदर फाइलिंग भी अटैच कर सकते हो किसी रेफरेंस की वजह से कि इस फाइल के अंदर मज़ीद डिटेल्स हैं, आप इसको देख लो वगैरह वगैरह, ऐसे करके। इट परमिट्स फिल्टरिंग द डेटाबेस on text, numbers and date and also sort the data। क्या कहता है ये फिल्टर अप्लाई कर देता है। फिल्टर मतलब वो फिल्टर नहीं जो आप पिक्चर्स के साथ लगाते हो और उसको ब्राइट कर लेते हो या कलर चेंज कर लेते हो, इन फिल्टर्स की बात नहीं हो रही। फिल्टरिंग उसकी बात हो रही है कि आप सॉर्टिंग करते हो बेसिकली। सॉर्टिंग हो सकती है टेक्स्ट की, नंबर्स की, डेट की। बेसिकली आप सॉर्टिंग कर लेते हो यानी फिल्टर लगा देते हो उस पर। यूँ समझ लो कि आप अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करें, असेंडिंग या डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट करो आपने रिकॉर्ड्स 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं या फिर तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, वन नीचे से स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट वैल्यू पूछा जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डिसेंडिंग क्या होती है, 10 9 8 7 6 5 4 3 रिवर्स ऑर्डर में होती है। इसी तरह से अल्फ़ाबेटिक भी है। अल्फ़ाबेटिक ये भी चीज़ होती है, तो इसमें फ़िल्टरिंग भी यूज़ होती है। यानी कि आप किसी टेक्स्ट की बेस पर, किसी नंबर की बेस पर, किसी डेट की बेस पर डाटा फ़िल्टर भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट का डाटा हमें चाहिए, ठीक है। किसी पर्टिकुलर डेट का डाटा मुझे चाहिए हो तो मैं उस डेट पर फ़िल्टर लगा सकता हूँ और उस डेट का डाटा एक्सेस कर सकता हूँ। किसी टेक्स्ट का मैं कहता हूँ कि मोहम्मद अबरार जो है, इसका मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए तो मैं उस पर फ़िल्टरिंग कर सकता हूँ। किसी नंबर पर मैं फ़िल्टरिंग कर सकता हूँ, यानी कि सर्चिंग फ़िल्टरिंग वगैरह कर सकते हैं। अलाउ क्वेरीज टू एनालाइज डाटा, डाटा को एनालाइज करने के लिए कुछ क्वेरीज भी दी जाती हैं या ये एक्सेप्ट करता है। टूल बार के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, व्यू है, क्लिप बोर्ड है, रिकॉर्ड है, सॉर्ट, फाइंड। क्रिएट में टेबल्स हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं आप, फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स और क्यूरी वगैरह कर सकते हैं। एक्सटर्नल डाटा के अंदर आप डाटा को इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, कोलेक्ट डाटा कर सकते हो, यानी कि किसी फाइल के अंदर डाटा पड़ा हुआ है तो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। डेटाबेस टूल्स के अंदर आप डाटा को शो कर सकते हो, हाइड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, डाटा को मूव कर सकते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डाटा शीट जो है उसमें व्यूज आ जाते हैं, फील्ड्स आ जाते हैं, कॉलम्स आ जाते हैं, फॉर्मेट आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये एक व्यू है सैंपल, ठीक है। आप इसको ज़रा गौर से देखें, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, ये क्रिएट है, ठीक है। क्रिएट वाले टैब में आप गए हैं तो यहाँ पे टेम्पलेट्स के अंदर से आपने कस्टमर का टेबल निकाला हुआ है। अब कस्टमर टेबल के अंदर यहाँ पे देखो तो ये आपका कस्टमर टेबल है, ठीक है। ये आपका कस्टमर टेबल है और ये क्रिएट टेबल यानी कि क्रिएट टैब के अंदर के क्रिएट टैब के अंदर जाके आपने टेबल्स के टेम्पलेट के अंदर के टेबल्स के टेम्पलेट के अंदर आपने एक टेबल ढूंढा है या निकाला है जो कस्टमर पर है। तो कस्टमर का टेबल ऑटोमेटिकली बना बनाया आपको मिल गया और जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया, दिस टेबल क्रिएटेड फ्रॉम द टेम्पलेट द कॉन्टेक्ट टेबल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फील्ड्स विल बी यूज, इफ नॉट यू कैन रिमूव देम। क्या होता है कि ये वो टेबल हैं यानी कि ये कस्टमर है, कस्टमर से रिलेटेड जो भी डाटा आपको इकट्ठा करना चाहते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जो आप चाहते हैं कि ये हो और ये ना हो तो उधर से आप डिलीट भी कर सकते हो और अगर कोई मजीद चाहिए हो डाटा तो आप चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप डाटा का नाम यानी ये कॉलम्स के नाम है, बेसिकली आईडी है जिसमें यानी कि हर कस्टमर की एक अपनी यूनिक आईडी होती है, ठीक है। फिर उसकी कंपनी होती है, कोई कंपनी है यानी किस कंपनी का है, उसका लास्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम क्या है, ईमेल एड्रेस क्या होगा, उसका जॉब टाइटल क्या होगा, ठीक है। बिजनेस फ़ोन, होम पेज, मोबाइल फ़ोन, फैक्स नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, ज़िप, पोर्टल वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सारी फील्ड्स हैं, फील्ड नेम है और आगे इनकी डाटा टाइप है। देखो ये जो आईडी है इसका ऑटो नंबर है। ऑटो नंबर का मतलब है कि हर एक जब भी एक नया कस्टमर ऐड हो जाएगा ना हमारे इस टेबल के अंदर,
तो ऑटोमेटिकली ये आईडी चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर 1 है तो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी, 2 है तो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी। नए रिकॉर्ड के साथ ये ऑटो इंक्रीमेंट होती रहेगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी। फिर आगे ये सारी चीज़ें टेक्स्ट हैं, इनको हम सारा टेक्स्ट के तौर पे दे रहे हैं, ठीक है। हम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आगे इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। तो ये आपका टेबल इस तरह से क्रिएट होता है। अगर आपने कुछ चीज़ डिलीट करनी है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक नॉर्मल चीज़ है। आगे क्रिएट ऐप के अंदर आपके पास टेबल्स आ जाते हैं जो कि स्टोर करते हैं डाटा को। वी कैन ऐड टास्क, इवेंट्स, कॉन्टैक्ट, डिज़ाइन एक्सेट्रा। फॉर्म्स के अंदर आप एडिट करते हो, फॉर्म्स को ब्लैंक फॉर्म ऐड कर सकते हो, फॉर्म को स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि दो हिस्सों में तोड़ सकते हो। आपने फॉर्म बनाए होंगे ना, डिफरेंट फॉर्म आपके पास मिलते हैं, तो हम फॉर्म भी आप इसके ऊपर बना सकते हो। मल्टीपल आइटम आप फॉर्म के ऊपर रख सकते हो, यानी फॉर्म के लिए भी आपके पास एक पूरे का पूरा ये ग्रुप बताया गया है कि आप कौन कौन सा फॉर्म बना सकते हो, किस किस तरह से फॉर्म बना सकते हो। ये भी आप क्रिएट कर सकते हो। फिर आगे रिपोर्ट्स हैं, आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हो कि किस तरह की अपनी रिपोर्ट करनी है। ये आपके पीपीए में काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रिंटेड कर सकते हो, आप रिपोर्ट को प्रिंट कर सकते हो, ब्लैंक रिपोर्ट ले सकते हो, कस्टमाइज रिपोर्ट ले सकते हो, रिपोर्ट इन डिज़ाइन कर सकते हो। क्वेरी है, सर्च इट, क्रिएट अ क्वेरी, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी, अनमैच क्वेरी, सेलेक्ट टेबल फ्रॉम द एंड क्रिएट क्वेरी। कुछ क्वेरीज होती हैं कमांड्स, कुछ कमांड आप दे सकते हो इसको डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए, कुछ क्वेरी लिख देते हो आप या बता देते हो। और एप्लीकेशन जो है डेटाबेस मैनेजमेंट की, एयरलाइंस एंड रेलवेज, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो एप्लीकेशन है एक्चुअली में कहाँ कहाँ ये यूज हो रहे हैं। ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रिजर्वेशन, यानी कि एयरलाइंस में आपको मैंने बताया था कि ऑनलाइन डेटाबेस है आपका, कि कोई भी सीट आपने बुक करनी है तो उसके रिजर्वेशन के लिए शेड्यूल आपको दिखा रहा होता है, पूरी कोई कोई मालूमात दे रहा होता है कि कौन सी फ्लाइट कब निकली है, कहाँ से निकली है, कितने पैसेंजर्स की बुकिंग हो चुकी है, कितनों की रह गई है, कितनी वेकेंट सीट्स हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा बैंकिंग है, कस्टमर इंक्वायरी है, अकाउंट्स हैं, लोन्स हैं, अदर ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है। आपकी और भी कई तरह की ट्रांजेक्शन आ जाती हैं। फिर बैंकिंग के अलावा आपके पास एजुकेशन में आ जाता है कि कोर्स रजिस्ट्रेशन है, रिजल्ट है और अदर इन्फॉर्मेशन आपकी, यानी कि बैंकिंग एजुकेशन में भी आपके एप्लीकेशन ये डेटाबेस में यूज़ होती है, जिसके थ्रू आप पता चलता है कि आप हमारे स्टूडेंट हो। टेली कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, टेलीफोन नंबर्स, फ़ोन रिकॉर्ड ऑफ कॉल्स, जनरेटिंग मंथली बिल्स वगैरह, यानी कि टेली कम्युनिकेशन में आप देख रहे हो पीटीसीएल है आ जाता है आपके पास। इसके अलावा आपके मोबाइल के नंबर नेटवर्क्स हैं, उन्होंने भी डेटाबेस रखा हुआ है, उनके पास भी आपके सारे रिकॉर्ड हैं कि आपके कहाँ कहाँ कॉल कर रहे हो, कितनी देर की कॉल कर रहे हो, सारे रिकॉर्ड निकल आते हैं आपके, ठीक है। हर चीज़ निकल आती है। फिर आगे ई कॉमर्स है, बिजनेस एक्टिविटीज सच एज ऑनलाइन शॉपिंग, बुकिंग ऑफ हॉलीडे पैकेजेस, कंसल्टिंग अ डॉक्टर। ई कॉमर्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, बेसिकली ये ई बिजनेस है। आप बिजनेस जो है इंटरनेट के ऊपर कर रहे हो, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, बुकिंग करते हो हॉलीडे पैकेज की, यानी कि आपने कहीं टूर पे जाना है बाहर किसी मुल्क में या किसी जगह पे आपने कहीं जाना है तो आप बुक करते हो पैकेज को, ठीक है। कंसल्टिंग डॉक्टर, डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हो, यानी ये सारा कुछ ई कॉमर्स में आता है। यानी कि आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस भी आपका डेटाबेस के अंदर ही हो रहा होता है। यानी हर चीज़ जो है डाटा जो है आपका स्टोर होता है कहीं ना कहीं, कि हमारे पास कोई कस्टमर आएगा, उसको हमने जो है डॉक्टर को कंसल्ट करवाना है, या फिर उसकी ऑनलाइन शॉपिंग है, या फिर उसने हॉलीडे पैकेज बुक किया है। ये सारा कुछ कहाँ पे स्टोर हो रहा है? डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है डेटाबेस को यूज़ कर रही होती है ताकि उनको अपने एम्प्लॉयज़ के सैलरी का पता हो कि कितने महीने की उन्हें सैलरी रह गई है, कितने महीने की सैलरी इन्होंने दी हुई है, कितना अर्सा हो गया इन्होंने हमें ज्वाइनिंग दी थी, कितने अरसे से ज्वाइनिंग की हुई है, कब से कब तक हैं ये, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, टैक्स कितने हैं, कितने पैसे काटे हैं इसके, कितने छोड़े हैं, सैलरी चेक्स को जनरेट करना वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स में आती हैं, ठीक है। तो आज का आपका ये लेक्चर इतना ही था, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप।